अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन। अच्छा, सबसे पहले हम आथर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन था और इसकी राइटिंग स्टाइल क्या थी, वो कैसा लिखता था। तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फुल नेम है वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और ये एक अमेरिकन पोइट है। अच्छा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पैदा हुआ और इसकी जो राइटिंग थी या इसकी जो पोएम्स है उन सब में से आपको जो चीज़ एक्सप्लिसिटली नज़र आएगी वो जो लैंडस्केप ऑफ न्यू इंग्लैंड मतलब अमेरिका की जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो रूरल लाइफ है वो आप सबको नज़र आएंगी। दूसरा ये कि ये एक नेचर के बारे में लिखता है। नेचर के बारे में इस तरह लिखता है कि इसकी जो सेटिंग होती है पोइम की वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर की होती है। वो नेचर वहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वुड जंगल वगैरह या बर्फ़ सीज़न के बारे में हमें बताया जाता है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, तो वो ये जब पोइम में लिखता है तो ये बड़े सीधे अल्फाज में लिखता है, कोई बम्बार्ड वोकेबलरी ये यूज़ नहीं करता और ये एक रियलिस्टिक राइटिंग है इसकी। ज़्यादातर लोग इसको वर्ड्स वर्ड से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड्स वर्ड के राइटिंग स्टाइल या उसकी जो पोएम है या पोइट्री है उसकी थीम्स को देखें तो वो आपको एक नेचर वर्शिपर के तौर पर नज़र आएगा। वो नेचर को हर वक्त ही ब्लेस करता है, नेचर की तारीफ़ करता है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसकी जो थीम्स है या जो मैसेज है वो नेचर के बारे में नहीं, अलबत्ता उसकी जो पोएम या पोइट्री की जो सेटिंग होती है उसमें आपको फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम नेचर ही नज़र आएगा। अच्छा, द रोड नॉट टेकन जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1915 में लिखी थी और इसकी जो फर्स्ट कॉपी थी वो 1915 में, दिन ये रिवाइज हो गई थी और वो दोबारा 1916 में इसने पब्लिश की। अब बैकग्राउंड इस पोएम का कुछ इस तरह है कि इसको लोग बहुत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन चूंकि फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद बताया कि उसने ये पोएम कैजुअली लिखी थी, एक आयरनी के तौर पर लिखी थी। अपना उसका एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम था एडवर्ड। तो उसका वो फ्रेंड था, वो मतलब ही हैड अ फ्रेंड एंड ही वाज नॉट एबल टू टेक डिसीजन, मतलब वो उसकी डिसीजन पावर बहुत कम थी, वो फैसला नहीं कर पाता था कि फॉर एग्जांपल कौन सी ऑप्शन अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये उसी के मुतालिक उसने लिखी है, लेकिन फिर बाद में ये पोएम इंतहाई पॉपुलर हो गई और इंग्लिश लिटरेचर की या हिस्ट्री की ये इंतहाई ही एक मोस्ट पॉपुलर पोएम कंसिडर की जाती है। तो सर सबसे पहले वो कहता है, अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको बताते हैं कि इसमें हम इसकी क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो हम डिफाइन करेंगे, इसके जो थीम्स है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई है उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अब इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both। तो पहले जो स्टेंजा है ये 5 लाइन्स पर मुश्तमिल है, बाकी भी इसी तरह है। तो वो कहता है कि वो जंगल में जा रहा है, वुड है, वुड का मतलब यह है कि जंगल, फॉरेस्ट। तो वो वहाँ पर जा रहा है एक रास्ते पर, लेकिन आगे जाकर ये रास्ता आगे दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। एंड देन वो कहता है कि ये एक येलो वुड है। अब येलो वुड ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो कलर है, ग्रीनरी है, वो ये पेल हो गई है, येलो हो गई है, मतलब ऑटम का सीज़न आ गया है इस फॉरेस्ट पर। यह हमारे जहन में एक इमेजरी क्रिएट करती है। बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि रोड क्या है, येलो वुड क्या है लिटरेरी डिवाइस में। वो कहते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं इन दोनों रास्तों पर तो नहीं जा सकता। ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जहाँ पर उसके पास दो चॉइसेस हो, उसे एक को सेलेक्ट करना होता है, दो को तो वो नहीं सेलेक्ट कर सकता, एक ही पर उसे आगे प्रोग्रेस करनी होती है।
और वो एक ही पर जा सकता है। लेट सपोज अगर आपकी एडमिशन हो गई है बहुत इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी, आपने एंट्री टेस्ट पास करवा लिया है, कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, अब आप एक ही फील्ड में जा सकते हैं, या तो आप मेडिकल में जा सकते हैं या इंजीनियरिंग में। तो इसी तरह वो भी कहता है कि ये टू रोड्स है, अब मुझे एक पर ही जाना है। फिर वो कहता है एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वियर इट पेंट इन द अंडर ग्रोथ। वो कहता है कि मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, देख लिया ये इन दोनों रोड्स को, इन दोनों पाथ्स को। लेकिन वो कहता है कि बाद में एक रास्ता जो है, एक रोड जो है वो बेंट होते हैं, वो ये बेंड होते हैं जहाँ से आगे उसे दिखाई नहीं देता। मतलब ये तो एक फॉरेस्ट भी है, अंडर ग्रोथ भी है, जो मतलब छोटे पौधे वगैरह होते हैं, ग्रास होते हैं, उन्होंने कवर किया है होता है, तो सामने उसे दिखाई नहीं देता। अब अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो वो यहाँ कहते हैं कि इन वन ट्रेवलर। अब वन ट्रेवलर का मतलब ये है कि ही रिग्रेट्स नॉट बीइंग एबल टू मेक बोथ चॉइसेस एज वन ट्रेवलर वी कैन नॉट डू दिस। कि उसे वो बोथ रोड को तो कंसिडर नहीं कर सकता, वो एक ही रोड पर जाएगा। और फिर वो कहता है कि एंड लुक डाउन वन। अब ये लुक डाउन मीन वो उसे देख रहा है, देख रहा है। अब ये इंसान की वो जो थॉट प्रोसेस होती है, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जो वो करता है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ये उसको रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेंजा में then took the other as just as fair and having perhaps the better claim। वो कहता है कि जो दूसरा रास्ता था, पहले तो उसने फर्स्ट स्टेंजा में एक के बारे में बात की कि वो बैंड हो गया था, सामने नज़र नहीं आ रहा था। तो वो कहते हैं कि जो दूसरा रास्ता था मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, और ये भी उसी की तरह फेयर था जो पहले था। वो ये कहना चाहता है कि बोथ चॉइसेस एज हैविंग इक्वल मेरिट। उसके जो चॉइसेस थे ना वो इक्वल थे, उसके प्रोज और कॉन्स बराबर थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। लेकिन दोबारा ये कहता है कि शायद अभी जो मैंने फैसला कर लिया इस रोड को सेलेक्ट करने के लिए कि मैं इस पर जाऊंगा आगे, ये मतलब एक बेहतर फैसला है। फिर वो कहते बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इट वॉज ग्रासी का मतलब यह है कि इस पर ग्रास था, सो जब कोई रोड को या रास्ते को इन लोग यूज़ नहीं करते तो उस पर ग्रास वगैरह उगते हैं। तो उसका मतलब यह है कि इस पर लोगों ने सफ़र इतना ज़्यादा नहीं किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन वो कहते कि जो लोग इससे गुजरते थे या इस इन दोनों रास्तों से गुजरते थे तो वो तकरीबन सेम ही थे। जितने इससे गुजरते थे उतने इस दूसरे वाले से भी गुजरते थे। और यहाँ पर जो वो कहता है कि रियली अबाउट द सेम, मतलब ये दोनों तकरीबन सेम थे। तो वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट इसी वजह से करता है कि पहले वो कहता है कि इस पर ग्रासी है, ये लेस ट्रेवल है, और वो दूसरा जो है उस पर मतलब ग्रास, वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन वो उसका मतलब ये कि वो लेस ट्रेवल नहीं है, उस पर ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। और बाद में वो फिर कहता है कि रियली अबाउट द सेम, मतलब ये दोनों सेम थे। तो ये उसकी जो इंटरनल हेजिटेंसी है या उसकी जो लिस्ट कॉन्फिडेंस है इन डिसीजन मेकिंग, तो ये वो उसको जाहिर करता है। जिस तरह हमने पढ़ा था हेमलेट में टू बी और नॉट टू बी, कि मैं करूँ या ना करूँ। या आप अल्फ्रेड फ्रॉक जो पोएम है टी.सी. इलियट की, उसमें भी वो जो बॉय होता है या लड़का होता है तो वो डिसाइड नहीं करता, डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, थर्ड स्टेंजा सैम्पल स्टेंजा है, और उसमें वो कहते हैं इन बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टिप हेड ट्रोडन ब्लैक। वो कहता है कि जो इस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग वो इस पर सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर जो दोनों रोड्स है वो इक्वली है। वहाँ पर जो पत्ते गिरे हैं वो इक्वल अमाउंट में है। और जब पत्तों के ऊपर कोई ट्रेवलिंग करता है तो वो मतलब काले हो जाते हैं कीचड़ लगने की वजह से, या और कोई और गंदगी शूज़ में जो गंदगी वगैरह होती है उसकी लगने से वो काले हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये काले नहीं थे। जिस तरह एक फॉर एग्जांपल ए रोड के पत्ते थे, इसी तरह बी रोड के भी थे। तो ये उसी अपनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट को
वो हेजिटेंसी को, या जो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है, या जो उसके रिग्रेट है कि उसने कहा कि ये लिस्टेबल है और ये लिस्टेबल नहीं है, उसको ही जाहिर करता है। ओह आई kept the first for an another day, yet knowing one how well leads on the way। तो वो कहता है कि मैंने जिसको चूज नहीं किया, मैंने उसको दूसरे दिन के लिए रख लिया कि मैं जब दूसरे दिन आऊँगा तो मैं इस पर सफ़र करूँगा। और फिर वो दोबारा कहता है कंट्राडिक्ट करके, येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि मुझे पता नहीं कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ, ये रास्ता अगर सामने किसी और रास्ते से अटैच हो गया, किसी और चीज़ से अटैच हो गया, तो फिर मैं शायद यहाँ पर वापस आ भी सकूँ या ना भी आ सकूँ। लास्ट में वो कहता है कि आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शक है कि मैं वापस आ भी जाऊँगा या नहीं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट कहते हैं कि मैं फर्स्ट मेडिकल करता हूँ देन इंजीनियरिंग करूँगा, वापस आऊँगा, तो वो मेडिकल की फील्ड में जाता है, लेकिन वो मेडिकल की फील्ड में इतना आगे चला जाता है कि वो मेडिकल फील्ड इतना डाइवर्स होता है कि वो आगे आगे जाके फिर उसको वो इंजीनियरिंग की याद ही नहीं रखती। तो इसी तरह ये भी कहता है अपनी जो उसकी रिग्रेट है वो भी शो की, और उसकी जो कन्फ्यूजन है वो भी शो कर रहा है कि शायद मैं वापस आ भी सकूं या ना आ सकूं। अच्छा, अब जो लास्ट स्टेंजा है तो उसमें वो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। तो अब ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर को अपने सामने लाता है और कहता है कि आई विल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब जो यहाँ पर है विद अ साई, तो साया मतलब ये बहुत सेंस में आप ले सकते हैं। जब इंसान मतलब फॉर एग्जांपल खुश भी होता है तो तब वो भी फिर भी सहाय करते हैं, और जब वो बहुत खफा होता है अपने डिसीजन पर, वो रिग्रेट करता है, तो वो भी सहाय करते। फॉर एग्जांपल अगर आप ने सारा दिन आपने अच्छा पेपर कर लिया, 3 घंटे मुसलसल मेहनत की, तो आप एक फिर बाद में जब पेपर देते हैं तो आप एक रिलीज एक खुशी का साय करते हैं। अगर इसके बरक्स आपने मेहनत भी की है लेकिन आपने कुछ गलत लिखा है, एमसीक्यूज गलत पुट किया है, तो फिर आप खुशी का नहीं बल्कि गम सैडनेस की साय करते हैं। तो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि मैंने जो फैसला किया है, आई डोंट नो अबाउट इट, कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं किस तरह साय करूँगा, वो खुशी का होगा या गम का होगा, सैडनेस का होगा। फिर वो कहते हैं कि टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल। फिर उसने मांगी कि 2 रोड है, वो डाइवर्ज है, वो सेपरेट है जंगल में, एंड मैंने उसी को सेलेक्ट कर लिया जो कि लेस ट्रेवल है। पहले भी कहले कहा था कि नो ये बराबर है, इक्वल है, इस पर कोई नहीं चला है, पत्ते जो है वो ब्लैक नहीं है। और फिर यहाँ पर कह रहे कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल, उसकी इंटरनल जो कन्फ्यूजन है, जो हेजिटेंसी है वो शो करता है वो। एंड लास्ट लाइन जो है वो कहता है कि ये लास्ट लाइन एक ओपन एंडेड लाइन है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। जो वो कहते हैं कि मैंने वो रास्ता सेलेक्ट कर लिया, रोड सेलेक्ट कर लिया जो कि लेस ट्रेवल था, और इसी डिसीजन ने ऑल द डिफरेंसेस, जितनी भी डिफरेंस है मेरी ज़िंदगी में, मैं जिस मोड पर हूँ, ये उसी ही वजह से है। अब अगर इस लास्ट लाइन को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये एक ओपन एंडेड है कि अब ये जो डिफरेंस है ये या वो कामयाब हो गया है या नाकाम हो गया है, या वो सेटिस्फाइड है अपने इस डिसीजन पे, या वो इस पे रिग्रेट करता है। क्या ये डिसीजन उसने एक रैशनली लिया था या वैसे ही बस अपने इमोशन के बेस पर लिया था। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक राइट डिसीजन लिया था, राइट रोड को सेलेक्ट कर लिया था। या आप अगर ज़िंदगी में एक डिसीजन लेते हैं एक फील्ड में जाने के लिए, तो ये आप एक राइट डिसीजन लेते हैं जब आपके पास 2 फील्ड में जाने का चांसेस हो। रादर आपको एक फील्ड में तो जाना है, अब ये मतलब आपको एक डिसीजन तो लेना है। तो इसी तरह ये भी है, जिस तरह अब अगर आप इसको कहते कि वो सेटिस्फाइड था अपने इस डिसीजन से या अनसेटिस्फाइड था, तो आप पूरे पॉइंट को देख ले, जो आपको नज़र आए वो आप लिख ले। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी थीम।
अब इसकी जो मेजर थीम है ना वो है चॉइसेस या डिसीजन मेकिंग पावर, नॉन कन्फॉर्मिटी एंड इंडिविजुअलिज्म। अब चॉइसेस आप हम सब की ज़िंदगी में आते हैं, जिस तरह के ये टू रोड्स है तो ये चॉइसेस है उसके पास कि वो किसको सेलेक्ट करता है। अब जो नॉन कन्फॉर्मिटी है, नॉन कन्फॉर्मिटी इसको कहते हैं कि आप जो इस्टेब्लिश रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कल्चर की जो वैल्यू होती है, आप उसको तोड़कर अपने लिए नए वैल्यू बनाते हैं। जिस तरह कि ये कहता है कि मैंने लेस ट्रेवल रोड को चूज़ कर लिया, मतलब जो लोग ज़्यादा लोग जिस रोड पर गए थे मैं उस पर नहीं गया, जो लेस ट्रेवल था मैं उसी पर गया। ये नॉन कन्फॉर्मिटी है और ये इंडिविजुअलिज्म भी है। जब आप एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट बन जाते हो तो आप इंडिविजुअलिज्म को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हो। आप अपनी डिसीजन खुद लेते हो, अपने डिसीजन के रिस्पॉन्सिबल खुद हो। आप पर सोसाइटी का, अपने फैमिली का, अपने कल्चर का, अपने रिलीजन का कोई असर नहीं होता और ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और फिर होता है डिसीजन पावर, तो वो भी हमें शो हो रहा है इस पोइम में कि वो अपने डिसीजन पर कांस्टेंट नहीं है। कभी वो कहते हैं कि ये लिस्टेबल है, कभी कहते हैं कि लिस्टेबल नहीं है। वो कहते हैं कि परहैप्स इट विल बी अ बेटर, तो वो डिसीजन पावर उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद जो इन वन ऑफ द थीम इज़ अनसर्टेनिटी, कि आप सर्टेन नहीं होते अपने डिसीजन के बारे में, अपने जो चॉइस है उसको मेकिंग के बारे में कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, विच विल बी बेटर विच विल नॉट बी बेटर फॉर मी, ये अनसर्टेनिटी है। इसके बाद इस जो पॉइंट की राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। अगर आप पहली ही स्टेंजा को देख ले तो आपको नज़र आएगा कि वुड बोथ स्टूड कुड इन ग्रोथ। तो यहाँ पर वुड स्टूड कुड ये ए है, मतलब ए, एंड बोथ जो है बी है, फिर स्टूड ए, कुड ए, एंड ग्रोथ जो है ये सी है। इसी तरह बाकी जो तीन स्टेंजा है इसको, इसमें भी आपको यही राइमिंग स्कीम नज़र आएगी। इसके अलावा जो लिटरेरी डिवाइसेस हुए यूज़ हुए हैं इस पोएम में वो है सिंबल, इमेजरी, सिमिली, हाइपरबल या एग्जेजरेशन भी आप कह सकते हैं। अब सिंबल, ये जो रोड है ना, टू रोड, ये हमें सिंबलाइज करते हैं। ये से आप सिंबल भी कह सकते हैं और मेटाफर भी कह सकते हैं। जो टाइटल है रोड का, तो वो हमें हमारी ज़िंदगी की वो चॉइस बताती है, मेटाफराइज करती है कि जो हमने छोड़ दी थी, एज अ ऑप्शनल हमने छोड़ दी थी, ये उसको जाहिर करती है। और ये जो टू रोड है ये इन चॉइसेस को सिंबलाइज करते हैं। इसके बाद इमेजरी है, तो इमेजरी आप ये येलो वुड जो है, ये हमें, ये हमारे जहन में ये आइडिया इंजेक्ट करते हैं कि ये वुड जो है ये एक आटम का सीज़न है और वो इमेजरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सिमिली है, तो सिमिली को आप सेकंड जो स्टेंजा है उसके फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, कि मैंने दूसरे रॉड को सेलेक्ट किया जो कि उसी की तरह, पहले ही रॉड की तरह फेयर था, उसी ही की तरह था। एंड फिर आप हाइपरबले एक्सेजरेशन को भी आप शो कर सकते हैं इस पोएम में। वो की जो लास्ट स्टेंजा है वो कहता है कि समवेयर एजेस एंड एजेस। अब ये एजेस एंड एजेस, ये उसने इस बात को एग्जैजरेट किया है, बहुत ही फोकस दिया है। वो कह सकता था कि मतलब एजेस एंड एजेस, तो ये मतलब वो कहते हैं कि एजेस में आप मतलब सदियों काउंट कर सकते हैं, तो उसकी उम्र या एज तो सदियों नहीं हो सकती, एक बंदे की उम्र एज सदियों तक तो नहीं हो सकती। इसकी जगह वो लिख सकता था कि मतलब आफ्टर अ डेकेड्स या आफ्टर 3 डेकेड्स, मतलब 20 साल बाद, 30 साल, 40 साल बाद। लेकिन वो कहते हैं कि एजेस इन एजेस, तो ये हो गया हाइपरबल या एग्जैजरेशन। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।